नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल बीटा2 सॉल्यूशंस में स्वागत है। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं CSS का क्लास नंबर 6। और आज के क्लास में हम CSS के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। CSS के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चैप्टर्स में हम देखेंगे पहला प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए CSS में एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसके 4 वैल्यूज होते हैं जैसे कि राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाइड, और आपको इस हिसाब से देना होता है। कोई भी क्लास आप डिफाइन कीजिए या टैग सिलेक्टर आप डिफाइन कीजिए और आप उस क्लास में प्रॉपर्टी, उस सिलेक्टर में प्रॉपर्टी यूज कीजिए टेक्स्ट अलाइन और वैल्यू दीजिए। उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइनमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे HTML में मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिया हुआ हूँ, पैराग्राफ क्लोज। ऐसे कोई रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा टेक्स्ट अलाइन का जो प्रॉपर्टी होता है CSS का, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अप्लाई करके। तो इस यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, लेट बी text1, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया राइट। सो अगर मैं राइट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं उस क्लास को कॉल कर रहा हूँ, क्लास text1। सो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पे देखिए अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन पे आपको दिखा रहा है, राइट साइड पे अलाइन हुआ है टेक्स्ट। सो ये होता है टेक्स्ट अलाइन राइट। ये राइट साइड पे ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट रहेगा। 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, ओरिजेंटल अलाइनमेंट जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। आप उसे CSS से भी यूज कर सकते हैं बाय टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन में 3 तरह का वैल्यू होता है। जैसे हमने HTML में यूज किया था अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, और HTML में हमने यूज नहीं किया था ओवरलाइन, पर यहाँ पे हम कर सकते हैं। ऐसे लिखना होगा आपको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और इस हिसाब से कॉल करेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह और एक प्रॉपर्टी है ओवरलाइन और दूसरा है स्ट्राइक थ्रो। ये दोनों भी आप कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन से। सो यहाँ पे CSS में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे CSS में सो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सो सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो देखिए अभी टेक्स्ट के नीचे जो है वो अंडरलाइन होके आ रहा है। ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इस हिसाब से आप ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रो भी यूज कर सकते हैं। सो पहले तो मैं इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ओवरलाइन। सो अभी अंडरलाइन आ रहा था, अब ये ओवरलाइन आएगा। सो देखिए अभी एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, और ये अभी लाइन के ऊपर से मतलब टेक्स्ट के ऊपर पे लाइन आ रहा है, ये ओवरलाइन होता है। उसी तरह और एक प्रॉपर्टी है दैट इज स्ट्राइक थ्रू। ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा लाइन थ्रू। ये लाइन थ्रू प्रॉपर्टी सिमिलर टू स्ट्राइक थ्रू। रिफ्रेश। सो देखिए ये स्ट्राइक थ्रू होता है, बीच में टेक्स्ट के पूरे सेंटर में से लाइन जाएगा, कट का इफेक्ट जैसे होता है, तो ये होता है लाइन थ्रू। आप चाहे एक साथ मल्टीपल टेक्स्ट डेकोरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइन थ्रो है, मैं यहाँ पे ओवरलाइन भी यूज कर सकता हूँ और चाहे अंडरलाइन भी यूज कर सकता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, तीनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। सो रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी आ रहा है, ओवरलाइन भी आ रहा है, और ये लाइन थ्रो बीच में जो है वो भी आ रहा है यहाँ पे। ये तीनों एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो आप चाहें तो ओवरलाइन, लाइन थ्रो, अंडरलाइन वैल्यू को सेम टाइम पे
यूज कर सकते हैं, बस सेपरेट करने के लिए ईच वैल्यू को आपको स्पेस देनी पड़ेगी। इस हिसाब से आप तीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अपर केस और लोअर केस, अगर हमें चाहिए कि सारे टेक्स्ट को अपर केस में या लोअर केस में लिखना है तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी लेटर को अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, और यहाँ पे और एक ऑप्शन है कैपिटलाइज, इसमें भी आप दे सकते हैं। सो ये जो दो प्रॉपर्टी थे, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पे मैं अपर केस कर रहा हूँ, पहले अपर केस ऐसे आप कर सकते हैं, अपर केस। सो रिफ्रेश, सो देखिए सारे जो लेटर्स थे वो भी अपर केस में आ रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है, लोअर केस करना है सारे लेटर्स को, आप लोअर केस भी कर सकते हैं। फिर और एक ऑप्शन है कैपिटलाइज। इससे क्या होगा, हर वर्ड जो है टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, हर वर्ड को ये कैपिटल करेगा। सो रिफ्रेश, देखिए हर वर्ड का पहला लेटर को ये कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है। सो ये होता है कैपिटलाइज। आप ये तीनों भी यूज कर सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, ये एक स्पेस होता है जो पहले लाइन पे अप्लाई होता है। जैसे कि हम जनरल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो हम पहले लाइन को पैराग्राफ में थोड़ा स्पेस अलर्ट करते हैं, उसके बाद बाकी वाला लाइन लिखते हैं। ये टेक्स्ट इंडेंट उसी तरह यूज होगा। हम जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पिक्सल्स में, वो वैल्यू पहले लाइन को थोड़ा स्पेस करने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा टेक्स्ट इंडेंट। सो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट इंडेंट लेट बी 50 पिक्सल। सो सेव, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए पहले लाइन को ये आपका यहाँ पे ही स्पेस देगा ऐसे, बाकी वाले लाइंस जो पूरा मार्जिन से शुरू होंगे, पहले लाइन पे ही ये 50 पिक्सल का स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। सो ये होता है टेक्स्ट इंडेंट। नेक्स्ट देखेंगे लेटर स्पेसिंग। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच लेटर ऑफ द पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, सो इसके अंदर में अगर हमें हर लेटर के अंदर में अगर हमें स्पेस देनी है तो हम लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। सो इस हिसाब से हम वैल्यू देंगे तो हर लेटर के बीच में स्पेस आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लेटर स्पेसिंग। सपोज यहाँ पे मैं 10 पिक्सल वैल्यू यूज कर रहा हूँ। सेव, रिफ्रेश, देखिए ये हर लेटर के बीच में ऐसे स्पेस आ रहा है, ये होता है लेटर स्पेसिंग। पैराग्राफ में जितने भी लेटर्स रहेंगे, हर लेटर्स के बीच में 10 पिक्सल यहाँ पे स्पेस वो ऐड कर रहा है। और ये जो लेटर स्पेसिंग है, यहाँ पे हम चाहें तो नेगेटिव वैल्यूज भी हम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने दिया -2 पिक्सल नेगेटिव वैल्यूज। सो देखिए -2 पिक्सल जो नॉर्मल फॉन्ट टेक्स्ट स्पेसिंग रहेगा, उससे -2 पिक्सल ये स्पेस आपको यहाँ पे देगा। यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। सो लेटर स्पेसिंग, जैसे कि मैंने कहा, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा लेटर स्पेसिंग में। उसी तरह जैसा लेटर स्पेसिंग होता है, उसी तरह होता है वर्ड स्पेसिंग। यहाँ पे भी आप चाहें तो ईच वर्ड में आप स्पेस दे सकते हैं, तो आपको यूज करना होगा प्रॉपर्टी वर्ड स्पेसिंग। उसी तरह वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देंगे, ईच वर्ड के बीच में यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा। ये वाला लेटर स्पेसिंग को मैं यहाँ पे तीनों को मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। सो इसके नीचे मैं यूज करूंगा वर्ड स्पेसिंग। सो यहाँ पे मैंने दे दिया 10 पिक्सल ईच वर्ड के बीच में। सो रिफ्रेश, सो देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनके अंदर है थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया, 10 पिक्सल का स्पेस हो गया। 1 पिक्सल का स्पेस होता है, यहाँ पे 10 पिक्सल का स्पेस यहाँ पे ले गया। सो ये होता है वर्ड स्पेसिंग। और यहाँ पे आप चाहें तो उसी तरह नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे लेटर स्पेसिंग में दे रहे थे। नेक्स्ट होता है लाइन हाइट। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द ईच लाइन ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस होते हैं उनके अंदर आपको अगर स्पेस देना है तो आप इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्सल्स वैल्यू दे सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट नंबर्स वाले वैल्यू भी दे सकते हैं, विदाउट मेजरमेंट यूनिट या वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं लाइन हाइट में।
सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लाइन हाइट, मान लीजिए 3, लाइन हाइट 3। सो इस हिसाब से ईच लाइन के बीच में आपका स्पेस आ जाएगा। दिस इज योर लाइन हाइट। पिक्सल्स देंगे, मतलब 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू 3, इट इज नॉट इक्वल टू 3 पिक्सल्स। 3 पिक्सल्स होगा उससे थोड़ा बहुत ही कम होगा। सो 3 और 3 पिक्सल के बीच में फर्क होता है। आप 3 देंगे तो ज्यादा स्पेस रहेगा, 3 पिक्सल देंगे तो कम स्पेस रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे कि हमारा अलाइनमेंट था उसी तरह एक टेक्स्ट डायरेक्शन है। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डायरेक्शन होता है वो LTR होता है, लेफ्ट टू राइट। आप उसे चाहें तो RTL कर सकते हैं, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट। सो LTR RTL, LTR इज द डिफॉल्ट, चाहे तो उसे RTL कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्शन, जैसे कहा LTR डिफॉल्ट होता है, यहाँ पर आप राइट RTL कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी ये लेफ्ट साइड पे है, अभी राइट RTL करूंगा तो देखिए लेफ्ट जो था वो राइट से लेफ्ट तक जाएगी, और राइट का जो मार्जिन है वो इक्वल रहेगा, लेफ्ट का ऐसे मार्जिन इक्वल नहीं रहेगा। तो ये RTL होता है, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट होता है वाइट स्पेस। सो वाइट स्पेस में 3 वैल्यूज होते हैं, एक नो वार्प होता है, एक प्री होता है, एक प्री लाइन होता है। बाय डिफॉल्ट हम कोई पैराग्राफ अगर लिखते हैं स्क्रीन पे तो ये वार्प होता है, मतलब लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली आ जाता है ब्राउजर के एंड्स पे, तो ये होता है वार्पिंग। आप अभी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, वो ब्राउजर जहाँ पे खत्म होता है उसका राइट साइड में, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक होके पैराग्राफ का लाइन जो होता है नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, ये वार्पिंग होता है। अगर हम नो वार्प करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ में कहीं पे भी लाइन ब्रेक्स नहीं रहेगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ ऐसे स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक एक ही लाइन में रहेगा। सो इसको मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ तीनों को, ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए अभी। सो सेव, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहे हैं आपके सामने, ये पूरा ऐसे शुरू हुआ है लेफ्ट से ऐसे राइट तक यहाँ पे है अभी, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक्स हो रहा है, तो ये यहाँ पे नीचे तक आ रहा है। सो अभी मैं यूज करूंगा वाइट स्पेस नो वार्प। सो अभी जो वार्पिंग था वो बंद हो जाएगा। सो वार्पिंग बंद होने से क्या होगा, ये जो पैराग्राफ था ये अभी एक लाइन पे हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक ब्राउजर लाइन ब्रेक ऐड कर रहा था ये अब नहीं होगा, देखिए ये अभी एक लाइन पे आ गया। जितना अभी स्क्रॉल कीजिए ये अभी आपको एक लाइन पे दिखाएगा। सो ये होता है आपका नो वार्प, वार्पिंग बंद हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम जाके एक एंटर दे रहे हैं, मतलब हम अपने एडिटर पे हम यहाँ पे फोर्सफुली एक लाइन ब्रेक ऐड कर रहे हैं, मतलब एंटर से एक ब्रेक ऐड कर रहे हैं, लाइन ब्रेक दे रहे हैं। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तब भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नो वार्प का ऑप्शन है, मैनुअल लाइन ब्रेक यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने एक ब्रेक ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, एंटर से ब्रेक का कोड मैंने यूज नहीं किया है, बस एंटर से लाइन ब्रेक दिया हुआ है। और CSS में मैं ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्री कर रहा हूँ, प्री। सो प्री से क्या होगा, ये रिफ्रेश। सो देखिए प्री से क्या हो रहा है, जहाँ पे मैंने एंटर से ब्रेक दिया था, लाइन ब्रेक दिया था, वहां से ब्रेक कर रहा है, पर बाकी वाले जो लाइन है वो अभी भी नो वार्प पे है। मतलब एंटर से अगर हम ब्रेक देंगे, जहाँ पे भी मैनुअली लाइन ब्रेक जहाँ पे देंगे वो वहां पे लेगा, और बाकी वाला लाइन जो है वो अभी भी नो वार्प में रहेगा। ये प्री इज सिमिलर टू योर, जो हम प्री टैग यूज कर रहे थे HTML में, उससे सिमिलर है। अगर आप प्री यूज करेंगे उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंबल से, तो आप बना भी सकते हैं, जो हमने HTML में यूज किया था ये यहाँ पे काम करेगा। पर प्री से क्या होगा, इसे एंटर वाला लाइन ब्रेक देंगे तो ये लेगा, पर ऑटो लाइन ब्रेक जो ब्राउजर का होता है वो नहीं लेगा। तीसरा जो वैल्यू होता है इसका वो होता है प्री हाइपन लाइन, तीसरा वैल्यू। इससे क्या होगा, देखिए रिफ्रेश, एक तो जहां पे मैंने एंटर दिया था वो एंटर वाला यहाँ पे ब्रेक ले रहा है, और जो ब्राउजर का ऑटो ब्रेक था
मतलब जहाँ पे ब्राउजर ब्रेक कर रहा था वहां पे भी ब्रेक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब ये लाइन ब्रेक और मैनुअल ब्रेक्स जो हम एंटर से दे रहे थे वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा। ये होता है 3 प्रॉपर्टी वाइट स्पेस का, नो वर्ब, फ्री, फ्री लाइन। सो जैसे कि मैंने कहा, नो वर्ब जो है वो टेक्स्ट का वर्पिंग जो है वो बंद कर देगा, टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में दिखेगा नहीं, एक ही लाइन पे दिखाई देगा। और प्री का जैसे मैंने कहा, ये वर्ब करेगा और लाइन ब्रेक जहां पे देंगे वो भी एक्सेप्ट करेगा, पर टेक्स्ट वर्ब यहाँ पे रहेगा। और ये टैग प्री, जो प्री टैग यूज करे थे उसके साथ मतलब उसके जैसा ही है यहाँ पे। और थर्ड वाला जो होता है प्री लाइन होता है, ये आप जहाँ पे टेक्स्ट वर्ब करेंगे वो रहेगा, मैनुअल जो मतलब ब्राउजर का लाइन ब्रेक रहेगा, और आप जब लाइन ब्रेक देंगे वो भी काम करेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी होता है वाइट स्पेस का। नेक्स्ट होता है CSS ओवरफ्लो। सो CSS ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे क्या होता है, हम अगर कहीं पे टेक्स्ट को उस कंटेंट के अंदर रखना चाहते हैं तो वो कंटेंट के अंदर अगर टेक्स्ट फिट नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो उस बॉक्स से कंटेंट से बाहर आ जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो ये मैं अभी कमेंट कर लेता हूं। और यहाँ पे इसे मैंने विड्थ एक दे दिया, विड्थ लेट बी 250 पिक्सल और हाइट ऐसे 250 पिक्सल। और जो बॉर्डर यहाँ पे मैंने एक दे दिया, बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे मैंने कलर भी दे दिया, कोई भी कलर यहाँ पे मैंने दे दिया, सेव। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे अभी ये बॉक्स की तरह आ रहा है और एक बॉर्डर भी उसके चारों तरफ आ रहा है, पर जो टेक्स्ट था वो इसके अंदर फिट हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो ये जो ब्रेक था ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से ब्रेक को ओमिट कर लेता हूँ। और जो लाइन था यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे और भी कुछ लाइन्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा। सो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बक्स तो इतना था पर लाइन जो था उससे ज्यादा था। सो इस वजह से क्या हुआ, लाइन यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहे हैं, मतलब बॉक्स से लाइन बाहर आ रहा है। सो अगर CSS में यहाँ पे जाके मैं ऐसे लिख दूंगा ओवरफ्लो हिडन, तो क्या होगा ऐसे। सो देखिए रिफ्रेश, जो बाकी वाला लाइन था वो हाइड हो जाएगा, बॉक्स से बाहर नहीं आएगा, पर बाकी वाला लाइन जो था वो छुप जाएगा, कहीं पे दिखाई नहीं देगा, हिडन हो गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंटेंट है वो लॉस्ट हो रहे हैं, छुप रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे जो हिडन था यहाँ पे मैं करूंगा स्क्रॉल। अगर मैं स्क्रॉल कर दूंगा, सेव, रिफ्रेश, सो देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएंगे। ऐसे स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो बॉक्स के अंदर फिट हो गया टेक्स्ट, दूसरा स्क्रॉल बार भी आ रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो होता है इस बॉक्स के अंदर जो वार्पिंग होता है वो ऑन है, इस वजह से हॉरिजेंटल नहीं आ रहा है, वर्टिकल का आ रहा है। सो अगर आपको ये हॉरिजेंटल नहीं चाहिए स्क्रॉल बार यहाँ पे, तो आप एक चीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके बस ऐसे कर सकते हैं, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। सो देखिए बस हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं रहेगा, बट वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे आएंगे। ऐसे बॉक्स के अंदर आप कंटेंट को फिट करने के लिए ये ओवरफ्लो वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो ओवरफ्लो आप हिडन कर सकते हैं, ओवरफ्लो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ओवरफ्लो आप एक्स हिडन कर सकते हैं, मतलब एक्स वाला प्रॉपर्टी हिडन हो जाएगा। ओवरफ्लो आप वाई हिडन कर सकते हैं, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आप ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो। एक होता है ओवरफ्लो, दूसरा होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो। सो टेक्स्ट ओवरफ्लो में यहाँ पे कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, 3-4 प्रॉपर्टी हैं, पर आप ब्राउजर पे सिर्फ इलिप्स वाले प्रॉपर्टी ही आपको नजर में आएंगे। और एक क्लिप प्रॉपर्टी होता है जो ब्राउजर डिपेंडेंट होता है, हर ब्राउजर में नहीं होता है। मोजिला जैसे ब्राउजर पे आ जाएगा, पर गूगल क्रोम, एज जैसे ब्राउजर पे ये काम नहीं करता है।
इस हिसाब से आपको टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स आप कर सकते हैं। मैं आपको ये कोड के साथ करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ओवरफ्लो को हिडन करना पड़ेगा। बॉर्डर का विड्थ रहेगा, हाइट नहीं रहेगा, बॉर्डर भी रहेगा। वाइट स्पेस को नो वार्प करना पड़ेगा और टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स रखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए क्या करना होगा, पहले तो ये हाइट को मुझे कमेंट करना पड़ेगा, हाइट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। और दूसरा जो वाइट स्पेस था इसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा नो वार्प। यहाँ पे मुझे नो वार्प करना पड़ेगा और ओवरफ्लो जो है वो वहां पे मुझे हिडन करना पड़ेगा। ऐसे ओवरफ्लो मुझे हिडन करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट हाइपन ओवरफ्लो ELLIPSIS इलिप्स। सेव, रिफ्रेश। देखिए पहले तो टेक्स्ट वार्पिंग था, पहले तो विड्थ हाइट यहाँ पे बंद है, बस विड्थ थे, विड्थ यहाँ पे रहा, हाइट नहीं है यहाँ पे, ऑटो हाइट हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग ऑन है, इस वजह से एक लाइन पे आएगा। दूसरा, यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो दिया हुआ है, इसीलिए ये 3 डॉट वहां पे दिखाई दे रहे हैं। ओवरफ्लो हिडन है, हिडन हो रहा है। और यहाँ पे 3 डॉट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स रखा हुआ है, इस वजह से टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स का काम यही होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम टेक्स्ट शैडो। शैडो एक्चुअली में क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, उसके पीछे एक दूसरा टेक्स्ट रखा जाता है और दोनों टेक्स्ट को डिफरेंट कलर दिया जाता है, ये होता है शैडो। टेक्स्ट शैडो आप CSS से भी बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट के नीचे आपको एक शैडो दिखाई देगा। एक टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर रहेगा, दूसरा टेक्स्ट का शैडो कलर रहेगा। देखिए मैं कोड पे इसको आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो HTML में मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ मुझे नहीं चाहिए अभी। यहाँ पे मैं एक H1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ HELLO, हेलो लिख रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे क्लास में कॉल कर रहा हूँ text1, सेव। और यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, बाकी वाले प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं हाइड कर रहा हूँ, बाकी वाले प्रॉपर्टीज को ऐसे कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखिए अभी स्क्रीन पे इस हिसाब से दिखाई दे रहा है हेलो। अब मैं उस पे टेक्स्ट शैडो अप्लाई करूंगा, TEXT-SHADOW टेक्स्ट शैडो। पहला यहाँ पे एक 3 पिक्सल, दूसरा यहाँ पे मैंने दिया है वो भी 4 पिक्सल और थर्ड वाला जो होता है वो कलर का होता है और यहाँ पे मैंने दिया है FF0000। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू, पहला वैल्यू 3 पिक्सल, दूसरा वैल्यू 4 पिक्सल और तीसरा वैल्यू यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कलर। रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ उसको। देखिए पहला जो डिफॉल्ट कलर था वो ब्लैक था, उसके बाद उसके नीचे मैंने रेड कलर दिया था, आ रहा है। जो पहला वैल्यू मैंने 3 पिक्सल का दिया था वो लेफ्ट पिक्सल है, लेफ्ट का साइज है, मतलब ये लेफ्ट से ये जो रेड कलर वाला टेक्स्ट आ रहा है वो 3 पिक्सल लेफ्ट से छोड़ रहा है, 4 पिक्सल ऊपर से छोड़ रहा है। पहला वैल्यू जो होता है वो लेफ्ट का, दूसरा वैल्यू जो होता है वो टॉप का और तीसरा जो वैल्यू होता है वो कलर का होता है। इस हिसाब से आपको शैडो बन जाता है। शैडो बनाने के लिए कम से कम आपको 2 वैल्यूज चाहिए, तीसरा कलर चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया है 5 पिक्सल। थर्ड वैल्यूज जो होता है वो ब्लोर इफेक्ट के लिए होता है। जैसे कि आपका शैडो जो डीप था, ऐसे यहाँ पे ब्लोर इफेक्ट आ गया, इस हिसाब से आपको दिखाई देगा। ये थर्ड वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीपल शैडो कलर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे कॉमा देके आप
और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको उन्हें 5 पिक्सल किया, देन 6 पिक्सल्स, देन और एक कलर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। कोई भी कलर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। सो देखिए ब्लोर वाला यहाँ पे तो हट गया, पर यहाँ पे एक कलर आ रहा है जो ब्लैक की तरह थोड़ा दिख रहा है। चेंज कर देता हूँ कलर को मैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे करके रख देता हूँ। सो रिफ्रेश, देखिए ग्रीन कलर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। कोई भी कलर यहाँ पे चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल शैडो इफेक्ट, जितना शैडो इफेक्ट आपको चाहिए आप इतना शैडो इफेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये होता है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो में पहला जो वैल्यू होता है वो लेफ्ट का होता है, दूसरा टॉप का होता है, तीसरा कलर होता है, और एक वैल्यू होता है जो ब्लूर इफेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है आपका, और आप मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा आप दे सकते हैं। कितने आपको शैडो में चाहिए उस हिसाब से आपको वैल्यूज कॉमा देके दे सकते हैं। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।